हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माउंट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को। तो ये सब्जेक्ट जो है हम अलग अलग सीरीज़ में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहली सीरीज़ जो हम आज अपनी स्टार्ट करेंगे वो होगी कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक्स की सीरीज़। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट्स के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको आगे के चैप्टर पढ़ने में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्ट्स क्यों, हर काम के लिए अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको आगे कोई भी फ्यूचर में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती। तो सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने बेसिक्स को मजबूत करेंगे, उसके बाद हम अपने आगे के चैप्टर्स पे चलेंगे। तो ये जो सीरीज़ होने जा रही है ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होने जा रही है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स को हम अपनी कई सारी वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। उसमें से सबसे पहली वीडियो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन क्लासेस के जो नोट्स होंगे वो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में ही अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इन नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले हमें समझना है कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, व्हाट इज कॉस्ट। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सम स्पेसिफाइड आउटपुट और बेनिफिट। कॉस्ट का मतलब होगा खर्चा जो किया जाता है ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें सम स्पेसिफाइड आउटपुट और बेनिफिट। तो ये डेफिनेशन को हम थोड़ा और इजी करके समझते हैं। कॉस्ट का मतलब बताया गया सिंपली खर्चा। अब खर्चा तो हर चीज़ में होता है, आज के टाइम पे किस चीज़ में खर्चा नहीं है। आप सोते उठते बैठते जाते कोई भी काम करते हो तो आपको खर्चा तो लगता ही लगता है उसमें। यहाँ तक कि आज के टाइम में आप लोग सांस ले रहे हो, उसमें भी आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो आपको उसके लिए फ्रेश एयर चाहिए, तो उसमें भी आपका खर्चा लगता है। क्योंकि फ्रेश एयर के लिए आप गवर्नमेंट को पोल्यूशन टैक्स या फिर ग्रीन टैक्स पे करते हो, तो सांस लेने में भी आपका खर्चा लगता है। आप कोई भी सामान परचेज करने जाओ, मार्केट में जाओ, कुछ भी चीज़ खाओगे पियोगे तो आपको खर्चा तो लगेगा ही लगेगा, खर्चा आपको पे करना ही होगा। कोई भी सामान खरीदोगे, यहाँ तक कि आप ये वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो में भी आपका खर्चा लगा है, आपके मोबाइल का खर्चा या लैपटॉप का खर्चा या मैं कहूँ इंटरनेट का खर्चा। तो खर्चा हर चीज़ में लगता है, खर्चा हर किसी का होता है, लेकिन खर्चा करने और खर्चे को देखने का नज़रिया हर किसी का अलग अलग होता है। अब आपने सुना होगा हर चीज़ को, हर पर्सन के देखने का नज़रिया या मैं कहूँ देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। अगर आप किसी चीज़ को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, यहीं दूसरा पर्सन उस चीज़ को कोई दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, तो दोनों की बातों में डिफरेंस हो सकता है। उसी तरीके से आप खर्चे को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, लेकिन अगर मैं बात करूं एक बिजनेसमैन की, तो एक बिजनेसमैन अपने खर्चे को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। तो यहाँ पर कौन से खर्चे की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है बिजनेस के खर्चे की। अब बिजनेस के अंदर भी दो टाइप के लोग होते हैं, एक बिजनेसमैन यानी ओनर और दूसरा कस्टमर यानी कि ग्राहक। तो यहाँ पर मैं बिजनेस करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे की बात कर रहा हूँ या फिर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बिजनेसमैन ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बिजनेस चला रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चों की, ना कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खर्चा होता है उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं बनाया गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो बनाया गया है वो बनाया गया है बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चों की कैलकुलेशन करने के लिए। अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे को देखते हो, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे को समझते हो, ये सोचकर कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ते हो या समझते हो कि आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको कौन कौन से खर्चे करने पड़ेंगे, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाली है। तो इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर हम चलेंगे अपने बड़े एग्जाम्पल के ऊपर। सपोज आप मार्केट में गए, मार्केट में जाकर आपका मन किया समोसे खाने का, तो आप समोसे लेने के लिए समोसे की दुकान पर गए। तो आपने उसे समोसे के लिए 10 रुपये पे करे और एक समोसा लिया। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो समोसे को बेच रहा है, जो समोसे बेचने का बिजनेस कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आपने सोचा है कि आखिर उसने आपको समोसा 10 रुपये में ही क्यों दिया? उसको ऐसा क्या लगा, उसने ऐसा क्या किया जिससे उसको ये पता चला कि अगर मैं 10 रुपये में समोसा बेचूँ तो इसमें मेरी कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी और मुझे प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो उसने क्या किया होगा, उसने जो है पहले ये सोचा होगा कि इसको बनाने में मेरा कितना खर्चा लगा। तो समोसे बनाने के लिए उसको क्या क्या सामान लगा होगा, उसको जो है मैदा लगा होगा, आलू लगा होगा, तेल लगा होगा, और क्या जरूरत पड़ेगी, और उसको गैस की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो बेसिकली बात हो गई रॉ मटेरियल की कि समोसा बनाने के लिए ये सब रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होगा। लेकिन और उसको क्या जरूरत पड़ सकती है, आप थोड़ा और सोच के देखो। आलू हमारा रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश गुड क्या है यहाँ पर समोसा,
कोई मैन पावर भी चाहिए, लोग भी चाहिए। आखिर कौन उसको कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड के अंदर, कौन उस आलू को कन्वर्ट करेगा समोसे के अंदर, उसके लिए मैन पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैन पावर के लिए हो सकता है वो खुद बनाए या फिर जो है बनाने के लिए लेबर रखी हो, कुक रखे हो जो उसको कन्वर्ट करेगी, तो उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी भी पे करनी होगी उसको। तो ये सारे उसके खर्चे। तो अब ये सारे खर्चों को वो रिकवर कहाँ से करेगा? आखिर इन खर्चों की भरपाई उसे करनी कहाँ से? फाइनली इन खर्चों की भरपाई तो उसे कस्टमर से करनी है। और कस्टमर से कैसे करनी है? एक समोसा उसे 10 रुपये बेचना है और उसी 10 रुपये के अंदर उसको अपना प्रॉफिट भी निकालना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। आज चाहे एनपीओ की बात करो, एनजीओ की बात करो, उसमें भी कहीं ना कहीं कॉस्ट के बाद कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचता ही बचता है, तभी कोई बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो आपने ये सोच लिया मोटा मोटा खर्चा। अगर और भी मैं खर्चों की बात करूँ तो आपको लगता है कितने और भी उसके खर्चे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। वो समोसा बेच रहा होगा, कहाँ बेच रहा होगा? किसी पर्टिकुलर दुकान में बेच रहा होगा। अब अगर दुकान में बेच रहा होगा तो वहाँ पर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा। वो जो समोसे के लिए आलू लेकर आया है, वो आलू कहाँ से लाया होगा? मार्केट से लाया होगा। तो उसको तो चाहिए बल्क क्वांटिटी में आलू। तो बल्क क्वांटिटी में आलू लाने के लिए उसने कहीं से रिक्शे से मंगवाई होगी, रेडी से मंगवाई होगी कहीं से। तो उसको लोडिंग अनलोडिंग का भी उसका खर्चा लगा होगा, उसकी भी कॉस्ट उसने पे करी होगी। तो वो सब भी उसको कहाँ से रिकवर करना है? समोसा बेच के ही रिकवर करना है। तो ये सारे खर्चे और क्या उसके खर्चे लगे होंगे? सोच के देखो एक बार। अगर मान लो उसको दुकान उसने किराए पे ली है तो दुकान का किराया पे करेगा। और अगर सपोज उसकी दुकान अपनी है तो उस दुकान का डेप्रिसिएशन जाएगा उसका। तो एक छोटे से समोसे के बिजनेस के अंदर मैंने आप लोगों को कितने सारे खर्चे गिनवा दिए। तो सोच के देखो एक बार, जब कोई बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जो ऑटोमोबाइल का बिजनेस होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिजनेस होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बिजनेस होता है, तो उन बड़े बड़े बिजनेस के अंदर कितनी सारी कॉस्ट होती होंगी। छोटी से छोटी कॉस्ट, बड़ी से बड़ी कॉस्ट, हर कॉस्ट को कंसीडर करना होता है, क्योंकि वो सारी कॉस्ट हमें फाइनली किससे रिकवर करनी है? कस्टमर से, अपना प्रोडक्ट बेचकर। तो अगर कोई भी कॉस्ट छूटी, कोई भी कॉस्ट को हम काउंट नहीं कर पाए और उसको हमने अपने प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं करा, तो बाद में घाटा किसका होगा? घाटा बिजनेसमैन का होगा, बिजनेस का होगा। छोटे मोटे बिजनेस का छोटा मोटा घाटा तो चल जाएगा, लेकिन अगर बड़े स्केल पे बड़े बिजनेस होगा और वहां पर अगर आपने कोई कॉस्ट छोड़ दी जिसका आपने हिसाब किताब नहीं रखा, तो आपको सोचो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है बिजनेस के अंदर कॉस्ट की कितनी बड़ी अहमियत है, बिजनेस के अंदर कॉस्ट के कितने बड़े मायने हैं। अगर आपको अपनी कॉस्ट नहीं पता, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट में क्या कितनी कॉस्ट लग रही है, तो आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता, बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ही नहीं पता तो आप उसका कभी सेलिंग प्राइस निकाल ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करनी होती है, उसके बाद आपको उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना होता है और फिर दोनों को ऐड करके फाइनली उसका सेलिंग प्राइस बताना होता है। तभी तो कस्टमर को आप बता पाओगे, मार्केट के अंदर आप बता पाओगे कि आपको अपना प्रोडक्ट इतने प्राइस पर बेचना है। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होनी चाहिए, और कॉस्ट भी सही कॉस्ट पता होनी चाहिए। ये ना हो आप अब ऊपर ऊपर अंदाजा लगाकर बता दे रहे हो ये कॉस्ट लग रही है, और बाद में आपको फाइनली जब बेचने के बाद हिसाब किताब लगाया तो आपको तो घाटा हो रहा है। फिर आप ये भी पता नहीं लगा पाओगे आपको ये घाटा हो कहाँ से रहा है। तो कॉस्ट को आप सिर्फ एक खर्चा कहकर टाल नहीं सकते, इसको आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझना होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने इस सब्जेक्ट के अंदर हम एक एक खर्चे के ऊपर बहुत डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर किस तरीके से एक एक खर्चे से डील करा जाता है। तो हम एक छोटे से छोटा खर्चे को भी पकड़ के चलेंगे और उससे डील करेंगे अपने पूरे सब्जेक्ट के अंदर। आगे के हमारे चैप्टर इसी बेस पर हैं। हमें रॉ मटेरियल को लेकर एक एक खर्चे के ऊपर बात करनी है, लेबर के ऊपर एक एक खर्चे के ऊपर बात करनी है, बाकी जितने हमारे खर्चे बचेंगे ओवरहेड के ऊपर हमें अच्छे से बात करनी है। तो हमें अलग अलग खर्चों के ऊपर ही बात करनी है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। हमें यहाँ पर कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी है। कॉस्ट यानी लागत, कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लागत। तो हमें इसी की अकाउंटिंग करनी है, तो हमें पूरा सब्जेक्ट ही इसके ऊपर पढ़ना है। तो बहुत डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे आराम से। अभी आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस हर बिजनेस के अंदर कितनी ज्यादा होती है। तो आपको समझ में आ गया, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सम स्पेसिफाइड आउटपुट और बेनिफिट। तो हम इसी कॉस्ट की डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कॉस्ट की। हम कॉस्ट को ही दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब आपको कॉस्ट का एक बेसिक, या फिर मैं बताऊं लेमन लैंग्वेज में मतलब समझ में आ चुका है, क्योंकि मैंने जो है एक आपकी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो उससे रिलेटेड एग्जांपल को उठाया। अगर मैं बुकिश एग्जांपल उठा देता तो आपको समझ में आने में दिक्कत होती, लेकिन अब आप कॉस्ट की हर डेफिनेशन को अपने उस पर्टिकुलर समोसे के एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो और कोई भी कॉस्ट की डेफिनेशन को इजीली समझ सकते हो। आप इस डेफिनेशन को समझ के देखो, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो रिसोर्सेज टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। टेंजिबल खर्चा वो खर्चा जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है,
किसी प्रोडक्ट के ऊपर। इंटेंजिबल खर्चा, जो खर्चा तो हुआ है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं बताऊं ऐसा कौन सा खर्चा होता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। समोसे के एग्जाम्पल पे चलें एक बार। आप समोसे को हाथ में लेकर देखो, आपको क्या क्या दिखाई देगा। आपको उसमें मैदा दिखाई देगा, आलू दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा कि ये फ्राई हुआ है किसी ऑयल में तो आपको ऑयल दिखाई देगा। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पका तो किसी गैस पे होगा तो आपको गैस समझ में आएगा कि इसमें जो है गैस भी इस्तेमाल हुई होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, आप समोसे को देख के ये पता लगा सकते हो कि इस दुकान के बिजली का बिल कितना आया होगा? समोसे को देख के ये पता लगा सकते हो कि उस दुकान की साफ सफाई के ऊपर कितना खर्चा लगा होगा? समोसे को देख के ये पता लगा सकते हो इस समोसे के लिए जो आलू लाए होंगे, वो आलू को जब लाए होंगे तो उसको जिस चीज में लाए होंगे उसके लिए कितनी कॉस्ट लगी होगी? ये आप पता लगा सकते हो? नहीं पता लगा सकते। तो किसी भी प्रोडक्ट को देख के जो खर्चों का आप अंदाजा लगा सकते हो उसको बोलते हैं ये खर्चे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ये खर्चे हमारे टेंजिबल खर्चे हैं। और जो खर्चे नहीं दिखाई दे रहे उसको बोलते हैं इनटेंजिबल खर्चे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे। तो ये खर्चे प्रोडक्ट को देखकर साफ साफ वो खर्चे दिखाई नहीं देते, लेकिन खर्चा तो वो भी हुआ है। उसी तरीके से खर्चे जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, या रिसोर्सेस दो तरीके से यूज हो सकते हैं, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। तो ये डेफिनेशन सिंपली कह रही है कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। अब वो रिसोर्सेस टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं भाई तीसरी डेफिनेशन के ऊपर। कॉस्ट को लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग डेफिनेशन बनाई गई है। हम दो चार डेफिनेशन को समझ लेते हैं और जान लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, कॉस्ट इज द मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स of the amount of resources used for the purpose of production of goods or rendering services। मतलब क्या है इस बात का, ध्यान से सुनेंगे। कॉस्ट इज अ मेजरमेंट, कॉस्ट का मतलब हो गया मेजरमेंट करना। किस चीज का मेजरमेंट करना? अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के अमाउंट का मेजरमेंट करना, लेकिन किस टर्म में? मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब हो गया मनी टर्म्स में। आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी अपनी 11th-12th क्लास में और उसमें समझा होगा कि अकाउंटिंग का मेजरमेंट करते हैं हम मॉनेटरी टर्म्स में। उसी तरीके से मैं कह रहा हूं यहाँ पर कॉस्ट का मेजरमेंट करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। आप मेरे को एक बात बताओ, समोसे के एग्जांपल पे वापस चलते हैं। समोसा बनाने के लिए मैंने आपको कहा था लेबर का इस्तेमाल हुआ होगा। तो आप समझो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस समोसे बेचने वाले उस दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या सोच रहा होगा? वो कह रहा है मैंने लेबर को नौकरी पे रखा समोसा बनाने के लिए। तो वो ये नहीं कह रहा कि लेबर की कितनी मेहनत लगी। लेबर तो बेचारा सुबह से शाम तक काम करता है, कितनी मेहनत करता है मेरे लिए, मेरी दुकान पे काम करता है, एक कितनी ईमानदारी से काम करता है। बिजनेसमैन उसकी ईमानदारी देखेगा, उसकी मेहनत देखेगा, क्या देखेगा? बिजनेसमैन सीधे सीधे देखता है ये मेरे लिए 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहा है, तो मैं इसको 8 घंटे 10 घंटे की कितनी तनख्वाह दे रहा हूँ, कितनी इसको सैलरी या वेजेस पे कर रहा हूँ मैं। तो वो तो सीधे सीधे मॉनेटरी टर्म्स में बात करता है हर चीज को। वो ये थोड़ा कहेगा कि समोसा बनाने के लिए मेरी इतनी गैस का इस्तेमाल हुआ। वो सीधे सीधे मॉनेटरी टर्म्स में बात कर रहा है, मेरे इतने रुपए की गैस लगी, इतने की गैस मेरी आज के दिन की खर्च हो गई। तो उसको हर चीज में पैसा दिखाई देता है। एक बिजनेसमैन को हर चीज में पैसा ही दिखाई देता है। उसको सिर्फ हर बात पैसे से ही समझ में आती है, पैसे से ही वो बात को शुरू करता है और पैसे से ही बात को खत्म करता है। तो उसको ये दिखाई देता है कि मेरा आखिर कितना खर्चा हुआ। तो उसको सीधे सीधे ये दिखाई देता है कि मेरा कितने अमाउंट का खर्चा हुआ, मेरा कितने रुपए का खर्चा हुआ, कितने मॉनेटरी टर्म्स में मेरा खर्चा हुआ। तो वो हर चीज को मॉनेटरी टर्म्स में लेने की कोशिश करता है। यही बात यहाँ पे कही गई है कि कॉस्ट को हम मेजर करते हैं लेकिन सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को मेजर करते हैं, यानी हम हर बात मॉनेटरी टर्म्स में करेंगे। कॉस्ट इज द मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। कॉस्ट का मतलब हो गया यहाँ पर मेजरमेंट करना, किसका? अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का। जो रिसोर्सेज यूज हुए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। किस चीज में यूज हुए वो रिसोर्सेज? प्रोडक्शन करने में गुड्स की या फिर सर्विस की रेंडरिंग करने में। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन रेंडरिंग ऑफ सर्विस की बात कहां पर आती है? मुझे बताओ, सर्विसेज देने में क्या कॉस्ट इनकर नहीं होती? सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपको गुड्स भी प्रोवाइड होता है और सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है। गुड्स क्या प्रोवाइड होता है? आप वहां पर खाना ऑर्डर करते हो, खाना मिलता है, ये आपको गुड्स प्रोवाइड हुआ। लेकिन खाना लेकर कौन आता है? वेटर लेकर आता है। तो वेटर क्या कर रहा है? आपको सर्विस दे रहा है, खाने की, पानी की, अलग अलग चीजें ऑर्डर की, वो आपके हाथ में ला के दे रहा है। क्या कर रहा है? आप एक जगह बैठे हो, आपके हाथ में ला के दे रहा है। क्या कर रहा है? वो आपको सर्विस दे रहा है। क्या उसकी सैलरी नहीं जा रही होगी? उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं लग रहा होगा। तो सर्विस रेंडर करने में भी कॉस्ट लगती है। जिस तरीके से गुड्स की प्रोडक्शन करने में कॉस्ट लगती है, उसी तरीके से सर्विस रेंडर करने में भी कॉस्ट लगती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, क्या मेरी कोई कॉस्ट नहीं लग रही होगी? बिल्कुल लग रही होगी। मैं इस माइक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी माइक की कॉस्ट है। नोट्स को बनाने के लिए नोट्स की कॉस्ट है। नोट्स को टाइप करवाएगा तो उस टाइप को करवाने की कॉस्ट है। अगर मैं उन नोट्स को आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स में अवेलेबल करवाऊँ तो मेरी उसको प्रिंटिंग की कॉस्ट लगेगी। तो मेरी भी तो कॉस्ट लग रही है। मैं आपको भले ही सर्विस दे रहा हूँ लेकिन सर्विस की कॉस्ट भी लग रही है। तो जिस तरीके से प्रोडक्ट की कॉस्ट लगती है उस तरीके से सर्विस की कॉस्ट भी लगती है। तो कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट भी आता है और सर्विस भी आता है, दोनों चीज आती हैं। कॉस्ट का सिंपली मतलब हो गया मेजरमेंट करना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का, वो रिसोर्सेज जो यूज हुए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विसेज। लेकिन मेजरमेंट किस टर्म में होगा? मॉनेटरी टर्म्स में।
तो आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। हम बहुत आराम से अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब चलते हैं अपनी चौथी डेफिनेशन के ऊपर। चौथी डेफिनेशन जो है वो दी है सीमा लंदन ने। अब ये सीमा लंदन है क्या? लंदन में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये एक इंस्टीट्यूट है जो आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, उसी को पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। इंडिया में भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसको आज के टाइम पे जाना जाता है CMA इंस्टीट्यूट के नाम से, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये जो CMA इंस्टीट्यूट है या मैं कहूँ ICWA इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए रूल्स और रेगुलेशंस तैयार करता है और गाइडलाइंस इशू करता है। उसी तरीके से जो लंदन में इंस्टीट्यूट है CIMA, सीमा जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, जो सीमा लंदन है, ये भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए रूल्स और रेगुलेशन तैयार करता है, या मैं कहूँ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस तैयार करता है, जिसको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। इंडिया के अंदर कॉमर्स में प्रोफेशनल्स को लेकर 3 इंस्टीट्यूट काम करते हैं। पहला इंस्टीट्यूट है ICI, दूसरा इंस्टीट्यूट है ICSI और तीसरा इंस्टीट्यूट है ICWA। ICI हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है जिसके अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं। दूसरा इंस्टीट्यूट है कंपनी सेक्रेटरी का जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हमारे CS जो होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज जो होते हैं, वो लोग काम करते हैं। और तीसरा मैंने जो इंस्टीट्यूट बताया अभी आपको, CMA यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर इसका ही दूसरा नाम है ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। तो इसके अंदर जो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं वो लोग काम करते हैं, और जो इंडिया के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए रूल्स और रेगुलेशन तैयार करता है, यहाँ तक कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग तैयार करी है ये सब इन्हीं इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर तैयार करी है। जो आप पढ़ रहे हैं इस वक्त पे, ये सब तैयार करने वाले यही इंस्टीट्यूट्स हैं। तो सीमा लंदन ने कॉस्ट को लेकर एक डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। कॉस्ट एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग। इसने बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है। कॉस्ट का मतलब हो गया खर्चा। अब वो खर्चा एक्चुअल भी हो सकता है, नोशनल भी हो सकता है। अब ये एक्चुअल और नोशनल का चक्कर है। एक्चुअल खर्चा जो दिखाई दे रहा है साफ साफ हो रहा है, जो वो एक्चुअल खर्चा हो गया। नोशनल खर्चा क्या होता है? नोशनल खर्चा समझने के लिए चलते हैं दोबारा अपने समोसे वाले एग्जाम्पल पे। वो एक एग्जाम्पल आपको सब कुछ समझा सकता है। हम और भी आगे बड़े बड़े एग्जाम्पल समझेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल समझेंगे, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपके सब्जेक्ट को बिल्कुल सिंपल कर रहा है, आसान कर रहा है। आपको समझने में बड़ी आसानी हो रही है इस एग्जाम्पल से, क्योंकि आपके डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है। तो चले समोसे वाले एग्जाम्पल पे। तो समोसा कहाँ पर बेचा जा रहा है? किसी दुकान में बेचा जा रहा है। वो दुकान समोसे वाले की खुद की भी हो सकती है और किराए पे भी ली हो सकती है। अगर मान लो वो दुकान उसने किराए पे ली है तो उस दुकान का वो रेंट पे कर रहा है, और रेंट पे कर रहा है तो वो उसका एक्चुअल खर्चा है, साफ साफ पता है उसका इतना खर्चा लग रहा है। अब मैं नोशनल खर्चे की बात करता हूँ। सपोज मान लो वो दुकान उसकी अपनी है, तो उस पर वो बिजनेस कर रहा है, समोसा बेच रहा है। तो अगर मान लो वो उस दुकान को खुद यूज ना करते हुए किराए पे देता, तो उसको उस दुकान का किराया आता, जबकि वो दुकान खुद यूज कर रहा है, खुद उस दुकान पर बिजनेस कर रहा है, क्योंकि वो उस दुकान का मालिक है। तो वो दुकान का मालिक होते हुए उस दुकान पर खुद बिजनेस कर रहा है, लेकिन अगर वो उस दुकान को किराए पर देता तो उस दुकान से उसको रेंट मिल सकता था। तो कहीं ना कहीं वो उस बिजनेस को करने के लिए, समोसा बेचने के बिजनेस को करने के लिए उस दुकान का रेंट गंवा रहा है। उसको वो रेंट मिल सकता था, अगर वो ये बिजनेस ना करता तो उसको रेंट मिल सकता था। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो समोसे का बिजनेस करके पर मंथ 15,000 रुपीज या 20,000 रुपीज कमा रहा है, और अगर वो दुकान को किराए पर देता और दुकान को किराए पर देने से उसको 25,000 रुपये मिलता पर मंथ का, तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसको समोसे बेचने का बिजनेस करने में फायदा है या फिर दुकान को किराए में देने में फायदा है? सीधी बात है, दुकान को किराए में देने में फायदा है। वो इतना सिरदर्दी ले ही क्यों रहा है, इतना झंझट कर ही क्यों रहा है, और करने के बावजूद अपना घाटा भी कर रहा है? क्योंकि अगर वो दुकान को किराए पे दे दे तो उसको कितना मिलेगा? 25,000 रुपये, और जबकि वो बिजनेस कर रहा है उसको वहां पर कितना मिल रहा है? 15 से 20,000 रुपये। तो इससे अच्छा है वो दुकान को किराए पे दे दे। बिजनेस करना उसका बेवकूफ़ी वाला फैसला है। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो दुकान को अगर वो किराए पे देता तो उसको उस दुकान से सिर्फ 5,000 रुपये रेंट मिलता, जबकि अगर वो समोसे का बिजनेस कर रहा है तो समोसे का बिजनेस करते हुए वो 15 से 20,000 रुपये आराम से कमा रहा है। तो सही है, सही काम कर रहा है, अच्छा है, बिजनेस कंटिन्यू करे, सही डिसीजन है उसका। तो हम कह सकते हैं कि उसका रेवेन्यू आ रहा है 15 से 20,000 रुपये। ये तो बात हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो आपने पढ़ी होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है जितना आपको दिखाई दे रहा है वही आपका रेवेन्यू है, जो आपका खर्चा लग रहा है वही आपका खर्चा है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग एक कदम आगे की सोचता है। वो एक बात आपको सिखाता है और कहता है
15 से 20 हजार रुपए वो कमा रहा है इस बिजनेस को करते हुए। तो जो कमा रहा है वो तो कमा रहा है, लेकिन उसके बदले वो गवा के आ रहा है। अच्छा, 5,000 रुपए रेंट गवा रहा है इस बिजनेस को करने के लिए। अगर वो ये बिजनेस ना करता तो उसको 5,000 रुपए रेंट मिल सकता था। तो ये जो रेंट उसको नहीं मिला बिजनेस करने की वजह से, तो ये रेंट भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये बात कहता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको ये कहता है कि आप अपने एक्चुअल खर्चों को तो काउंट करो, साथ में आप अपने नोशनल खर्चों को भी काउंट करो। ये नोशनल खर्चा कौन सा खर्चा होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये जो 5,000 रुपए रेंट उसको नहीं मिला बिजनेस करने की वजह से, तो ये 5,000 रुपए उसका नोशनल कॉस्ट है, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, या फिर इंप्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी, पैसा बचाना भी कमाने के बराबर होता है। उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग एक और लाइन कहता है, कोई पैसा आपको मिल सकता था लेकिन वो पैसा आपको नहीं मिला, तो वो भी आपका एक तरीके का नुकसान होता है, आपकी कॉस्ट होती है। अगर वो समोसे का बिजनेस कर रहा है तो समोसे का बिजनेस करते हुए उसके जो खर्चे लग रहे हैं वो तो लग ही रहे, साथ के साथ वो जो 5,000 रुपए रेंट उसको नहीं मिल पाया इस बिजनेस को करने की वजह से, वो 5,000 रुपए रेंट भी इसके बिजनेस की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो 5,000 रुपए रेंट भी इसको इस समोसे की कॉस्ट से ही रिकवर करना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर खर्चा सिर्फ एक्चुअल नहीं होता बल्कि नोशनल भी होता है। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो नोशनल हो, इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग। तो आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। तो आपको चारों डेफिनेशन कॉस्ट की क्लियर अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट का मतलब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा है व्हाट इज कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग को समझते हैं इतनी ही डिटेल में और इतने ही अच्छे से कि कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। इसके अंदर मैं आपको कई सारे और भी बड़े बड़े एग्जांपल दूंगा। ऊपर हमने समोसे के एग्जांपल से समझा, नीचे हम थोड़े बड़े लेवल के एग्जांपल चलेंगे। मैं आपको इसके अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के एग्जांपल दूंगा। तो कई सारे एग्जांपल्स को हम डिटेल में गहराई में समझेंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टार्ट करें अपने सेकंड क्वेश्चन को, व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या है? कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसेटिंग कॉस्ट